नमस्कार साथियों, आप सभी का जतन इन होम एकेडमी चैनल में हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम आप सभी की तैयारी के लिए निरंतर अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक अध्ययन के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आप हमसे जुड़िए, लगातार फीडबैक दीजिए, तभी हम अपने वीडियो के साथ साथ आपकी तैयारी को भी बेहतर बना पाएंगे। आज हम सामाजिक अध्ययन विषय का तीसरी यूनिट का एक महत्वपूर्ण बिंदु मुगल राजपूत संबंध को पढ़ेंगे, विचार विमर्श करेंगे। पिछले सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके आपके लिए विषय सामग्री प्रस्तुत की गई है। कृपया ध्यान से और गंभीरता से अगर आप इसको देखेंगे तो उम्मीद है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, मुगलों के भारत में प्रवेश के समय राजनीतिक एकता का अभाव था, सल्तनत काल का पतन हो रहा था और सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण वंश लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी भारत की केंद्रीय सत्ता का शासक था। किंतु इसी समय क्षेत्रीय राज्य प्रमुखता में थे और वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाल रहे थे। वस्तुतः मुगल मंगोलों के वंशज थे और मध्य एशिया के निवासी थे। बाबर जब भारत आया तो उसे सबसे जो प्रमुख चुनौती मिली वो मिली राणा सांगा से। चूंकि हम यहाँ पर मुगल राजपूत संबंधों को पढ़ रहे हैं, इसीलिए पानीपत का प्रथम युद्ध हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारे लिए खानवा का युद्ध है। तो हम डायरेक्टली बाबर और राणा सांगा का प्रसंग देखते हैं। मुगल राजपूत संबंध बाबर से लेके और औरंगजेब तक प्रमुखता से चलते हैं और इसके बाद भी बहादुर शाह प्रथम और फर्रुखशियर तक ये संबंध गौण रूप में चलते हैं। बाबर और राणा सांगा को हम खानवा के युद्ध से देखते हैं। खानवा युद्ध की पृष्ठभूमि पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि बाबर के सामने राणा सांगा एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में प्रस्तुत था। तो बाबर ने अपनी पुस्तक, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है, तुजुके बाबरी, उसमें सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया और इसी वचन भंगता का आरोप लगाते हुए उसने खानवा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर ली। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद राणा सांगा ने रणथंबोर के पास में स्थित खंडार दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। यह भी एक दूसरा कारण माना जाता है जिसने खानवा युद्ध की रूपरेखा तैयार की। फरवरी 1527 ईस्वी में तीसरा महत्वपूर्ण कारण उपजता है, जिसमें राणा सांगा ने बयाना दुर्ग, जो कि भरतपुर में है, उसको विजित कर लिया था और यह बयाना विजय राणा सांगा की खानवा युद्ध से पहले एक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। इस दुर्ग का जो रक्षक था, काफी बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, बयाना दुर्ग का रक्षक कौन था? तो हमारा उत्तर होगा मेहंदी ख्वाजा। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में बाबर ने बैकअप के तौर पर एक सेना भेजी थी, किंतु राणा सांगा और उसके राजपूत सैनिकों ने सुल्तान मिर्जा के इस प्रयास को भी असफल कर दिया। तो इन तीन प्रमुख कारणों से खानवा युद्ध होना तय माना जा रहा था, किंतु खानवा युद्ध से पहले ही एक मुस्लिम ज्योतिषी ने, जिसका नाम मोहम्मद शरीफ था, बाबर की पराजय की भविष्यवाणी कर देता है और इसी भविष्यवाणी को लेकर मुस्लिम सैनिकों और बाबर की समस्त सेना में एक निराशा का माहौल पैदा हो जाता है। और आप सभी ने सुना होगा कि इसी निराशा के माहौल को खत्म करने के लिए बाबर ने शराब न पीने का आजीवन संकल्प लिया, शराब के बर्तन तोड़ दिए गए और जिहाद का नारा लगाया गया। जिहाद वो संकल्पना है जिसमें मुस्लिम धर्म की स्थापना के लिए, मुस्लिम धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया जाता है और एक धर्म युद्ध की घोषणा की जाती है। इसी के साथ मुस्लिम सैनिकों से बाबर ने यह वादा किया कि इस युद्ध की विजय के पश्चात समस्त सैनिकों को एक एक चांदी का सिक्का बांटा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, एक प्रथा है पाती परवन। खानवा युद्ध से पहले राणा सांगा ने प्रत्येक राजपूत राजा से अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए एक पत्र लिखा था, जिसे पाती परवन प्रथा भी हम कहते हैं। इस युद्ध के आरंभ को लेकर कविराज श्यामल दास
अपनी पुस्तक वीर विनोद में लिखते हैं कि यह युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा नामक स्थान पर प्रारंभ हुआ। यह खानवा भरतपुर जिले में स्थित था। अगर खेमों की बात करें तो सांगा के खेमे में अफगान नेता हसन खां मेवाती और महमूद लोदी, ये दो प्रमुख अफगान नेता थे। हम सभी को भली भांति विदित है कि पानीपत के प्रथम युद्ध से अफगान और बाबर में एक मनमुटाव था, एक शत्रुता थी। मारवाड़ के मालदेव और आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का भारमल, बीरमदेव मेड़तिया, वागड़ का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का रावल रतन सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सादड़ी का जाला हज्जा, देवलिया का रावत बाग सिंह और बीकानेर का कुंवर कल्याणमल, ये सभी राजा राणा सांगा की तरफ से बाबर के खिलाफ युद्ध में डटे हुए। बीच युद्ध में सांगा घायल हो जाता है, तभी राजपूत सरदारों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत से सैन्य संचालन का आग्रह किया जाता है, किंतु रतन सिंह चुंडावत ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यद्यपि उन्होंने युद्ध में भाग लेने का संकल्प दोबारा प्रदर्शित किया। बाद में सैन्य संचालन का दायित्व झाला अज्जा को दिया गया, जो कि सादड़ी से राणा सांगा की सेना में शामिल हुए थे। खानवा युद्ध की एक महत्वपूर्ण बात यह है, पानीपत के पहले युद्ध में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया था, जिसके संचालनकर्ता मुस्तफा व उस्ताद अली थे। और इसी प्रणाली के कारण भी बाबर राजपूत सैनिकों और सांगा की सेना पर भारी पड़ा और सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, धर्म योद्धा की उपाधि धारण की और विजय चिन्ह के रूप में राजपूत सैनिकों की सिरों की एक मीनार बनवाई। इस युद्ध के उपरांत राणा सांगा के 80 घाव लगे होने के कारण उन्हें एक सैनिक का भग्नावशेष भी कहा गया। बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी माना जाता है कि राणा सांगा ने हिंदू पदपातशाही की एक योजना निर्मित की थी, जिसके तहत पूरे भारत पर एक साम्राज्य की स्थापना का प्लान सांगा द्वारा बनाया गया था। सलहदी तंवर एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है खानवा युद्ध में। इन्होंने बाबर और राणा सांगा के मध्य संधि का प्रयास किया था, हालांकि यह प्रयास असफल हो गया था और इसी सलहदी तंवर ने खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात भी किया था। इसी युद्ध के साथ शासन सत्ता राजपूतों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में आ गई और इसी के साथ भारत का राजनीतिक संबंध भी मध्य एशिया से एक बार फिर से स्थापित हो गया। खानवा युद्ध के पश्चात जब मूर्छित बेहोश सांगा को बसपा ले जाया गया, जो कि दौसा में स्थित है, और यहीं पर जब सांगा को पूरे प्रसंग के बारे में, युद्ध के बारे में, पराजय के बारे में परिचित करवाया गया, तो सांगा अपने सरदारों से बड़ा नाराज हुआ और उसने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए चंदेरी की ओर प्रस्थान का संकल्प लिया। तभी मार्ग में इरीच नामक स्थान पर उसके युद्ध विरोधी सरदारों ने उसे विष दे दिया और इस विष का प्रभाव होने पर कालपी, जो कि मध्य प्रदेश में है, इस स्थान पर जाते जाते 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मात्र 46 वर्ष की आयु में राणा सांगा का देहांत हो गया। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण राजपूत राजा थे, इसीलिए हमें इनकी मृत्यु की तारीख, इनकी आयु, कहां पर हुई, किस राज्य में स्थित है, ये सारी बातें हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमर काव्य वंशावली के अनुसार सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया, जो कि भीलवाड़ा जिले में है और यहीं पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। महाराणा सांगा के अगर व्यक्तिगत जीवन को अगर हम देखें तो 1509 ईस्वी में ये शासक बनते हैं और 1528 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये 19 वर्ष इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया था। पिता रायमल की मृत्यु के पश्चात 1509 में 27 वर्ष की आयु में इनका राज्यारोहण होता है। ये कुंभा के पौत्र थे। इससे पूर्व सांगा ने उत्तराधिकार संघर्ष से बचने हेतु करमचंद पवार, जो कि श्रीनगर अजमेर में निवास करते थे, यहाँ पर सांगा ने अपना अज्ञातवास बिताया था और कालांतर में रायमल के द्वारा बुलाए जाने पर यह अपना
राज्याभिषेक स्वीकारते हैं। इसके उपरांत सांगा ने शासक बनने पर करमचंद पवार को अपनी सहायता करने की एवज में रावत की उपाधि दी थी। अपने भाई पृथ्वीराज के साथ झगड़े में राणा सांगा की एक आंख फूट गई थी। इब्राहिम लोदी के साथ झगड़े में जो खातोली में हुआ था, उनका हाथ कट गया था, एक पैर से वह लंगड़े हो गए थे और मृत्यु के समय तक उनके शरीर पर तलवारों और भालों के कम से कम 80 निशान लगे हुए थे, जो कि उन्हें एक सैनिक का भग्नावशेष सिद्ध कर रहे थे। काफी महत्वपूर्ण है। सांगा भारत का वह अंतिम नरेश था जिसके नेतृत्व में राजपूत नरेश विदेशियों को भारत से निकालने के लिए इकट्ठे हुए थे। इनके पश्चात हमें राजपूतों की एकता किसी भी विदेशी शासक के खिलाफ देखने को नहीं मिलती है। सांगा के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि महमूद खिलजी को गिरफ्तार करने की खुशी में सांगा ने चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया था, किंतु हरिदास ने संपूर्ण राज्य न लेकर सिर्फ 12 गांवों में ही अपनी खुशी प्रकट की। सांगा ने ही हिंदू पदपातशाही की योजना बनाई थी, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष का तात्कालिक कारण ईडर का प्रश्न था। सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ सांगा ने खातोली, जो कि कोटा में है, 1517 ईस्वी में, तथा मियां माखन के नेतृत्व वाली सेना से बाड़ी, जो कि धौलपुर में था, 1518 ईस्वी में युद्ध किया। तो खातोली और बाड़ी दो सांगा के जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध हैं सल्तनत काल में। सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के शासकों का अगर कालक्रम हम देखें तो रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी तक, और उसके पश्चात विक्रमादित्य जो कि 1531 से 1535 ईस्वी तक, फिर बनवीर 1536 से 37 ईस्वी तक, और उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक बनते हैं। इनके पश्चात हम प्रताप का काल देखते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण शासक है। अगर परीक्षा में सांगा के बाद के शासकों का कालक्रम आपसे पूछा जाए तो यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुगल शासक बाबर के पश्चात हम अगले शासक की ओर बढ़ते हैं, जिनका नाम है हुमायूं। और हुमायूं के साथ अगर राजपूतों का संबंध देखें तो हम कर्मावती का प्रसंग देखते हैं। यह कर्मावती विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक की संरक्षिका के रूप में शासन करती है, और इन्हीं के काल में 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, और इसी मेवाड़ के आक्रमण के समय कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी, किंतु हुमायूं ने उस समय यह सहायता देना उचित नहीं समझा। एक और राजपूतों से संबंध बनाने का मौका हुमायूं को मिलता है सन 1542 ईस्वी में, जब मारवाड़ के राजा मालदेव ने शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं से सहायता मांगी, किंतु इन्हीं दोनों अवसरों का लाभ हुमायूं नहीं उठा पाता है और राजपूतों से किसी भी प्रकार का मुगल संबंध अभी तक स्थापित नहीं हो पाता है। मुगल शासकों के ही कालक्रम के दौरान एक बीच में अफगान शासक आता है, महत्वपूर्ण शासक आता है, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। यह वही शासक है जिसने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में पूरे भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य या सूरी साम्राज्य या सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था और इन्हें शेर खां की उपाधि अफगान सुल्तान बहार खां लोहानी प्रदान करता है, जब इन्होंने तलवार के एक ही वार से एक शेर का शिकार कर लिया था, और ये इन्हें शेर खां की उपाधि देते हैं। शेर शाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था, और जो सासाराम के जमींदार थे, सासाराम के जागीरदार थे, और यह सासाराम बिहार में स्थित था। तत्कालीन मुगल शासक हुमायूं से शेर शाह 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध करते हैं, और इसमें अनिर्णित स्थिति होने के कारण अगले ही वर्ष 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह में संपन्न होता है, और यहां पर शेर शाह की विजय होती है। इसके पश्चात शेर शाह ने मालवा में मल्लू खां को 1542 ईस्वी में, रायसीन में पूरणमल को 1543 ईस्वी में, और मारवाड़ के मालदेव को 1544 ईस्वी में, और कालिंजर के कीरत सिंह को 1545 ईस्वी में पराजित करते हैं। यहां इन 4 आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण है मारवाड़ के मालदेव। मालदेव वही शासक है जिनको हिंदुस्तान का हशमत वाला शासक कहते हैं। इसके अलावा
रायसीन के पूरणमल के विरुद्ध शेरशाह के अभियान को धोखे से, छलावे से जीतने के कारण शेरशाह के शासन पर, शेरशाह के जीवन पर इसे काला धब्बा माना जाता है। कीरत सिंह की बात करें तो यह कालिंजर नामक अभियान शेरशाह के जीवन का अंतिम अभियान था, क्योंकि इसी युद्ध के दौरान, इसी संग्राम के दौरान उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चलाते समय शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और उनका मकबरा सासाराम में ही बना हुआ है, जो कि बिहार में स्थित है। शेरशाह ने ही सर्वप्रथम कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। इन्होंने ही रुपये का सिक्का चलाया था। शेरशाह सूरी ही वे शासक थे जिन्होंने सड़क-ए-आजम, जिसे आज हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, निर्माण करवाया था। यह रोड, यह सड़क बंगाल में ढाका से लेकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अटक तक बनवाई गई थी। राव मालदेव के साथ शेरशाह के संपन्न हुए युद्ध, जिसे हम गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि राव मालदेव के समय दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था और दोनों ही पक्षों के बीच में 1544 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। गिरी सुमेल वह जगह है जो कि पाली में स्थित है। यहां पर शेरशाह विजय हासिल करने में हालांकि सफल रहा, किंतु राव मालदेव के दो पराक्रमी सेनापतियों जेता और कुंपा ने युद्ध के दौरान उसे ऐसी कड़ी टक्कर दी कि मालदेव हतप्रभ रह गया। और शेरशाह के भय का पता उसकी इस स्वीकारोक्ति से चलता है कि जिसमें उसने युद्ध के बाद कहा था, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। इस वाक्य से हमें मालदेव के शौर्य और शेरशाह की कपकपाहट का पता लगता है। इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि बीकानेर के राव कल्याणमल ने इस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की सहायता की थी। शेरशाह के पश्चात अगले महत्वपूर्ण शासक और राजपूतों से स्नेह और सम्मान की नीति अपनाने वाले शासक अकबर महान की हम चर्चा करेंगे। अकबर की राजपूत नीति की अगर हम बात करें तो अकबर ने राजपूतों के साथ समानता का व्यवहार सबसे पहले कायम किया, उन्हें दरबार में समानता का दर्जा दिया। इसी के बाद उसने सर्वप्रथम राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हिंदुओं को भी मुस्लिमों के समान योग्यता के आधार पर पद आवंटित किए, धार्मिक स्वतंत्रता दी और पराजित राजाओं के साथ सम्मान की भावना दिखाई। ये सभी महत्वपूर्ण तत्व थे अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत। अगर हम आगे अकबर की राजपूत नीति को सूक्ष्मता से देखें तो अकबर की राजपूत नीति का नाम सुलह कुल की नीति रखा गया था। सभी के मध्य सुलह कराकर एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की जावे। राजपूतों के सम्मान को जीतने के लिए, राजपूतों के हृदय में जगह बनाने के लिए अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और इसी के पश्चात 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। यह जजिया कर पहली बार किसी मुस्लिम शासक के द्वारा समाप्त किया गया था। 712 ईस्वी में जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर मुस्लिम आक्रमण होता है, तभी से निरंतर रूप से यह जजिया कर मुस्लिम शासकों के द्वारा लिया जाता रहा था और इन दोनों करों के समापन के पश्चात राजपूत राजाओं में अकबर ने अपनी उदारता का परिचय सुस्थापित कर दिया। अकबर का जन्म अमरकोट के शासक बेरीसाल के यहां होने के कारण भी राजपूतों से स्नेह की भावना उसके अंदर व्याप्त थी। इसके अतिरिक्त अकबर के जीवन पर उसकी माता हमीदा बानो बेगम के उदार रवैये का भी प्रभाव था। तो इन सभी कारणों के सम्मिलन से अकबर की राजपूत नीति में हमें उदारता का परिचय मिलता है। जोधपुर के शासक सूर सिंह को भी सवाई राजा की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी और इन्हीं सूर सिंह के अगले शासक गज सिंह को जहांगीर दलथम्मन की उपाधि प्रदान करता है, जो कि आपको आगामी तथ्यों में पढ़ने को मिलेगा। अकबर के राजपूत विवाहों को अगर हम देखें तो इनका सुव्यवस्थीकरण हमें नागौर दरबार के बाद में देखने को मिलता है। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा आयोजित किया गया था। हालांकि इसी नागौर दरबार से पहले ही
आमेर शासक भारमल की पुत्री हरकाबाई, जिसे मरियम उज्जमानी की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी, जिसे हम जोधाबाई भी कहते हैं, उनका विवाह 1562 में सांभर में अकबर के साथ कर दिया गया था। किंतु नागौर दरबार के पश्चात कल्याणमल, जो कि बीकानेर के थे, इनकी पुत्री से और जैसलमेर के राव हर राय की पुत्री से भी अकबर का विवाह किया जाता है। इन अकबर के राजपूत विवाहों से हमें मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की शुरुआत देखने को मिलती है और यहां से यह शुरुआत अपने अंतिम पड़ाव को फर्रुखशियर पर जाकर समाप्त करती है। फर्रुखशियर का विवाह मारवाड़ शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री से करके अंतिम विवाह को संपन्न किया था। अकबर का अगर हम चंद्रसेन के साथ व्यवहार देखें तो अकबर द्वारा हुसैन कुली खान के नेतृत्व में मई 1564 में जोधपुर पर अधिकार किया गया। चंद्रसेन ने भाद्राजुन, जो कि पाली में है, यहां पर शरण ली। जोधपुर पर अकबर के द्वारा अधिकार करने के पश्चात बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक अकबर नियुक्त करता है। यह काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक किस वर्ष में बनाया गया, 1572 ईस्वी में। कालांतर में मुगल सेना का भाद्राजून पर भी अधिकार होने से चंद्रसेन सिवाना, जो कि बाड़मेर में है, वहां अपनी राजधानी स्थापित करता है। यह वही सिवाना है जिसको संकटकालीन राजधानी के रूप में हम याद रखते हैं। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में राव चंद्रसेन गया जरूर था, किंतु अकबर के व्यवहार और अपने प्रतिस्पर्धी व्यक्तियों जैसे उदय सिंह इत्यादि को देखने के कारण वापस आ गया था। सारण के पहाड़, जो कि पाली में है, यहां पर स्थित संचियाय नामक स्थान पर चंद्रसेन की हमें समाधि मिलती है। चंद्रसेन विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा और महाराणा प्रताप का अग्रगामी, इन संज्ञाओं, इन नामों के नाम से इतिहास में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। 1575 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग पर भी अकबर अधिकार कर लेता है। अकबर के संबंधों को अगर हम बीकानेर के राय सिंह के साथ देखें तो अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ और 1604 ईस्वी में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी और राय की उपाधि दी। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि अकबर द्वारा राय की उपाधि किस राजपूत शासक को दी गई थी, तो वो है राय सिंह। इन्हीं राय सिंह ने 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़, जो कि बीकानेर में है, इस किले का निर्माण करवाकर अंदर राय सिंह प्रशस्ति लगवाई और इन्हीं राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। इनकी दानवीरता के कारण यह इतिहास में राजपूताने के कर्ण के नाम से विख्यात है। राय सिंह के भाई पृथ्वीराज को गागरोन की जागीर भी अकबर द्वारा दी गई थी और यहीं जाकर पृथ्वीराज ने राजस्थानी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना की थी और इसी ग्रंथ में मुगलों की अधीनता को स्वीकार करना बताया गया है प्रताप के द्वारा। अर्थात इसी ग्रंथ में राणा प्रताप को मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने वाला मेवाड़ शासक बताया गया है और यही वो ग्रंथ है जिसे दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। तो यह ग्रंथ राजस्थानी साहित्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कल्याणमल का यही पुत्र पृथ्वीराज बीरबल की मृत्यु के पश्चात अकबर के नवरत्नों में शामिल किया जाता है। यही राव कल्याणमल बीकानेर का पहला नरेश था जिसने 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था और अपने दोनों पुत्रों को अकबर की सेवा में भेज दिया था। और यह कल्याणमल का पुत्र राय सिंह ही अकबर के साम्राज्य का एक सुदृढ़ स्तंभ कहा जा सकता है। शीघ्र ही अकबर के 4 हजारी मनसबदारों में भी राय सिंह शामिल हो जाता है। अकबर के चित्तौड़ के साथ संघर्ष को अगर हम देखें तो सबसे पहला है उदय सिंह का शासनकाल। 1567 ईस्वी में उदय सिंह के शासनकाल में अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और यह युद्ध मेवाड़ के युद्ध के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। जयमल व फत्ता 2 राजपूत सैनिक चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए
शहीद हो जाते हैं। बड़ी वीरता से ये अकबर के विरुद्ध लड़ते हैं। इन्हीं की वीरता और शौर्यता से प्रभावित होकर अकबर आगरा के किले के बाहर इन दोनों राजपूत सैनिकों की हाथी पर आरूढ़ संगमरमर की मूर्तियां स्थापित करवाता है इनके शौर्य के सम्मान में। इसी समय 25 फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार होता है और इसी अधिकार के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीसरा साका भी संपन्न होता है। इसके उपरांत नागौर दरबार अकबर के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। अपनी अजमेर यात्रा के समय अकबर मारवाड़ क्षेत्र में दुष्काल अर्थात अकाल की खबरें सुनकर नागौर पहुंचता है और उसने अपने सैनिकों को इस अकाल के निवारण के हेतु एक तालाब खुदवाने का आदेश देता है और यही तालाब शुक्र तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में इस नागौर दरबार का उद्देश्य मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना इतिहासकार मानते हैं। इसी नागौर दरबार में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के कल्याणमल, बूंदी के सुरजन सिंह हाड़ा, जैसलमेर के हर्राय भाटी इत्यादि शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यहां पर यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार कल्याणमल, उदय सिंह और हर्राय भाटी ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी मित्रता स्थापित की थी, वहीं बूंदी के राजा सुरजन सिंह हाड़ा ने मित्रवत संबंधों के माध्यम से अकबर से संबंध स्थापित किए थे। राणा प्रताप, रावचंद्र सेन और सिरोही के देवड़ा सुल्तान इस नागौर के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। हालांकि चंद्रसेन इस दरबार में गया जरूर था, किंतु वहां पर अकबर के व्यवहार और उदय सिंह इत्यादि प्रतिस्पर्धी व्यक्तियों को देखकर वह वापस लौट आता है। इस प्रकार तीन शख्सियत ऐसी थी उस समय समस्त राजपूताना में जो कि अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार नहीं करती। मेवाड़, मारवाड़ और सिरोही, यह काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे हमें याद रखना है मुगल राजपूत संबंधों के अध्ययन के दौरान। महाराणा प्रताप वो शख्सियत है जिसने अकबर को अपने पूरे शासनकाल में परेशान रखा और मेवाड़ की धरा को मुगलों की अधीनता से बचाए रखा, अपने स्वाभिमान को बचाए रखा। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ। यहां कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़ में वास्तव में प्रताप का जन्म हुआ था। इनका जन्म काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इनके हिंदी दिनांक को भी याद रखेंगे। विक्रम संवत 1597 ईस्वी में और ज्येष्ठ सुदी तृतीया को दिन रविवार। यह काफी महत्वपूर्ण है महाराणा प्रताप राजस्थान के इतिहास में, इसीलिए हमें इनके एक एक तथ्य को याद रखना है। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता जयवंती बाई या जयवंता बाई सोनगरा था। यह जयवंता बाई पाली नरेश अखिराज सोनगरा की पुत्री थी। यही पाली नरेश अखिराज सोनगरा चौहान हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से मुगल सेना का सामना भी करते हैं। उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में मृत्यु हो जाने के कारण इसी दिन प्रताप का 32 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक किया जाता है। वस्तुतः राजमहल की क्रांति प्रताप के राज्याभिषेक से संबंधित है, क्योंकि सरदारों द्वारा, राजपूत सामंतों द्वारा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र जगमाल को हटाकर प्रताप को गद्दी पर बिठाया जाता है और इसी घटना को राजमहल की क्रांति के नाम से मेवाड़ के इतिहास में स्थान दिया गया है। प्रताप के मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के पश्चात मुगल बादशाह अकबर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने 4 विश्वास पात्र व्यक्तियों को उनके समक्ष भेजता है, जिनका कालक्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम अकबर ने अपने विश्वास पात्र जलाल खान कोरची को नवंबर 1572 ईस्वी में राणा प्रताप के समक्ष भेजा। यह प्रयास असफल होने के पश्चात जून 1573 में आमेर नरेश मानसिंह उदयपुर गए और मेवाड़ के शासक प्रताप से मुलाकात की अकबर की अधीनता स्वीकार करने के संबंध में। इस प्रयास के भी असफल होने के पश्चात अक्टूबर 1573 में भगवंत दास, जो कि आमेर के ही शासक थे, उनके द्वारा प्रताप के साथ समझाइश गोगुंदा में की गई। किंतु इस वार्ता के भी असफल होने के पश्चात दिसंबर 1573 में टोडरमल गोगुंदा में प्रताप से मिलते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाइश करते हैं।
इन चारों प्रयासों के असफल होने के पश्चात ही हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार की जाती है। ये चारों विश्वास पात्र व्यक्ति प्रताप को मनाने के लिए आए और इनका कालक्रम हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला व्यक्ति आया जलाल खान कोरची, नवंबर 1572। दूसरा व्यक्ति आया मानसिंह, जून 1573। तीसरा व्यक्ति आया भगवंत दास, अक्टूबर 1573। और टोडरमल दिसंबर 1573 में आया है। इसका अगर शॉर्ट ट्रिक अगर हम याद करने के लिए रखें तो जय मां भट्टो, जमा भट्टो आप याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रसंग से, तो आप गंभीरता से इसे याद रखेंगे। जय मां भट्टो। हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा को अगर हम समझें तो अकबर ने मानसिंह को प्रधान सेनापति और आसफ खां को उसका सहयोगी बनाकर प्रताप के विरुद्ध भेजा। प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति पठान हकीम खां मंसूर बनाया गया था। यहां पर यह रोचक तथ्य है कि जहां मुगल सेना का, मुस्लिम सेना का प्रधान सेनापति एक हिंदू शासक मानसिंह था, वहीं एक हिंदू सेना का मुख्य सेनापति एक मुस्लिम था। तो इस युद्ध में सांप्रदायिकता को हम किसी भी रूप में नहीं देखते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रमुख रूप से दिखाई देती है। प्रताप के हरावल दस्ते अर्थात सेना की अग्रिम पंक्ति, इसका नेतृत्व हकीम का सूर कर रहा था और उसके साथ रावत किसनदस भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तंवर, झालामान जिसे झाला बीदा भी कहते हैं और मानसिंह सोनगरा प्रमुख थे। इसी प्रकार चंदावल सेना की सबसे पीछे वाली पंक्ति कहलाती है। तो हरावल और चंदावल हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शब्द कक्षा 12 की राजस्थान बोर्ड की किताब में जैसे के तैसे दिए हुए हैं। तो हरावल सेना का अग्रिम भाग और चंदावल सेना का सबसे पीछे वाला भाग। 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः हल्दी घाटी के युद्ध की शुरुआत होती है और यहां प्रताप ने युद्ध की शुरुआत की थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध का आरंभ 21 जून 1576 ईस्वी को मानते हैं, किंतु हम एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों का हिंदी ग्रंथ अकादमी का महत्वपूर्ण तथ्य 18 जून 1576 को ही मानेंगे। मुगल इतिहासकार बदायूनी इस हल्दी घाटी के युद्ध में प्रत्यक्ष उपस्थित था। उन्होंने आंखों देखा हाल लिखा है कि इस वक्त हमारी सेना की पूरी तरह हार हुई क्योंकि प्रारंभ में राजपूत सैनिक मुगल सेना पर भारी पड़ गए थे, किंतु बीच युद्ध में ही मुगल सैनिक मेहतर खां के द्वारा यह कहा जाना कि बादशाह अकबर स्वयं सेना सहित हल्दी घाटी में आ रहे हैं, इसी एक वाक्य से मुगल सैनिकों में जोश भर गया और वे भागने से रुक गए और युद्ध के लिए तत्पर हो गए। प्रताप के सेनानायक झालामान ने प्रताप से उनके छत्र और चवर लिए और घायल चेतक को हल्दी घाटी से दूर बलीचा गांव तक ले जाया गया। हालांकि वहीं पर बलीचा गांव में ही चेतक का एक नाले को कूदते समय देहांत हो जाता है और इसी बलीचा गांव में महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध और प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी हमें मिलती है। युद्ध के 3 माह बाद तक मानसिंह गोगुंता में रहा और शाही सेना के जाने के बाद प्रताप फिर कुंभलगढ़ लौट आए। लूना, रामप्रसाद जहां प्रताप खेमे में शामिल हाथी थे, वहीं मर्दाना और गजमुक्ता भी नाम मिलता है, ये दोनों हाथी मुगल सेना के हाथी थे। तो यहां पर यह काफी महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य है कि लूना और रामप्रसाद जहां प्रताप खेमे में शामिल थे, वही मर्दाना और गजमुख मुगल सेना के हाथी थे। यहां पर रामप्रसाद को हथियाने के पश्चात अकबर इसका नाम पीर प्रसाद रख देता है। यहां इस तथ्य को भी हमें याद रखना है। इस युद्ध के परिणामों की अगर बात करें तो मुगल इतिहासकार अकबर को विजयी बताते हैं, किंतु मेवाड़ के अभिलेखों में प्रताप की विजय होना लिखा है। हम यह मानेंगे कि यह युद्ध अकबर के द्वारा जीता गया था। कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हैं। दिवेर का युद्ध हम आगे तथ्यों में पढ़ेंगे। सन 1582 में सुल्तान खां और प्रताप के बीच में लड़ा जाता है। सुल्तान खां जैसा कि विदित है मुगल सेना का एक दुर्ग रक्षक था। मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित होने के कारण वह इसे गोगुंदा का युद्ध कहता है, जबकि अबुल फजल
इस युद्ध को खमनोर का युद्ध बताता है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात की घटनाओं को देखें तो कुंभलगढ़ का युद्ध भी 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को लड़ा जाता है। यह युद्ध शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगलों की ओर से लड़ा जाता है। प्रताप ने दुर्ग रक्षा का भार भान सोनगरा को सौंपकर पहाड़ों की ओर वो चल जाते हैं और इसी समय 1578 ईस्वी में शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने की घटना को कर्नल टोड सार्वभौमिक स्थल का युद्ध बताता है और यह पहली बार हुआ था कि जब किसी विदेशी शासक ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। और शाहबाज खां भी राणा प्रताप का पीछा करने के कारण इस दुर्ग का भार अपने साथी गाजी खां को सौंपकर चला जाता है। चूलिया ग्राम में ही राणा प्रताप के निर्वासन के समय चूलिया ग्राम में ही ओसवाल जाति के भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। ऐसा माना जाता है कि भामाशाह ने राणा प्रताप को 25 लाख रुपए नगद और 2000 स्वर्ण मुद्राएं आर्थिक सहयोग के रूप में प्रदान की थी। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव राणा प्रताप और मुगलों के संघर्ष का हम देखते हैं दिवेर के युद्ध में। अक्टूबर 1582 में दिवेर, जो कि राजसमंद में स्थित है, यहां पर प्रताप ने मुगलों के प्रमुख थाने दिवेर, जो कि राजसमंद में है, उसको घेर लिया और मुगल सेना नायक सुल्तान खां और प्रताप की सेना में प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह सहित अनेक राजपूत सरदार और भील सैनिक थे। भीलों को कर्नल टोड ने वनपुत्र की भी संज्ञा दी है। यह तथ्य भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। दिवेर युद्ध में प्रताप की निर्णायक जीत होती है और इसके बाद प्रताप कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ते हैं और कुंभलगढ़ सहित 17 मुगल थानों पर प्रताप का अधिकार हो जाता है। इस विजय के पश्चात प्रताप का मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार स्थापित हो जाता है। प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को राजधानी बनाया था और मुगलों से गुरिल्ला युद्ध करते रहे थे। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में प्रताप की मृत्यु होती है और चावंड के निकट बांडोली में प्रताप की समाधि बनाई गई थी। यहां यह महत्वपूर्ण है कि प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान अकबर के द्वारा जगन्नाथ कछवाहा का किया गया था। तो हम प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछवाहा के असफल अंतिम प्रयास को भी याद रखेंगे। प्रताप के काल में विशिष्ट चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ। विश्ववल्लभ जैसे संस्कृत के महान ग्रंथ की रचना की गई। अकबर के समय ही मेवाड़ के अतिरिक्त सभी राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर के पश्चात अगले महत्वपूर्ण शासक जहांगीर की अगर हम बात करें तो मेवाड़ पर जहांगीर का अभियान निरंतर रहता है, जारी रहता है। जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को अजमेर का सूबेदार बनाया और मेवाड़ के विरुद्ध भेजी जाने वाली सेना की कमान सौंपी। पहला अभियान जहांगीर शहजादा परवेज, जफर बेग, आसफ खां और राजा जगन्नाथ को सम्मिलित रूप से मेवाड़ की तरफ भेजकर आरंभ करता है। इसी प्रकार उसने शने शने कुल 6 अभियान अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में भेजे, किंतु सभी अभियान असफल रहे। अंतिम अभियान, छठा अभियान 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा स्वयं किया गया और मेवाड़ी सेना पर सभी तरह से दबाव डाला गया। इसी के परिणाम स्वरूप मेवाड़ मुगल संधि की परिस्थितियां पैदा हुई। हालांकि इस मेवाड़ मुगल संधि में जहांगीर के पुत्र शहजादा खुर्रम और मेवाड़ शासक अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। इस संधि को 5 जनवरी 1615 ईस्वी को अमली जामा पहनाया गया और इसे हम सम्मानजनक संधि का दर्जा भी देते हैं। संधि की शर्तों की हम बात करें तो महाराणा ने मुगलों की सशर्त अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेवाड़ का महाराणा कभी भी स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा और अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह को दरबार में भेजना महाराणा ने स्वीकार किया। इसी के साथ मुगलों ने वचन दिया कि मेवाड़ को वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी के साथ यह भी प्रावधान रखा गया कि मुगल मेवाड़ को सभी जीते हुए प्रदेश लौटा देंगे। साथ ही महाराणा चित्तौड़ के किले की किसी भी प्रकार की मरम्मत नहीं करेंगे। यह सम्मानजनक संधि लगातार 18 वर्षों तक मुगल मेवाड़ संघर्ष का परिणाम कही जा सकती है। आहड़, जो कि उदयपुर में है, वहां पर अमर सिंह की, यह मिसप्रिंट हो गया, अमर सिंह की अंत्येष्टि हुई और यहीं पर स्थित महासतियों में प्रथम महासती अमर सिंह की है।
महासती मतलब यहाँ पर जो इनकी समाधि है उनके ऊपर छतरियों का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लें, उदय सिंह की जगह अमर सिंह। वतन जागीर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजपूत राजाओं को उन्हीं के क्षेत्र के आसपास आनुवांशिक जागीर प्रदान की जाती थी। जहांगीर ने मुस्लिमों को भी इसी प्रकार की जागीर देना शुरू किया, जिसे वतन जागीर न कहकर अल तमगा जागीर कहा गया। यहाँ पर यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है कि अल तमगा जागीर किसने बांटना शुरू किया था, तो वो नाम है जहांगीर। 1622 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुर्रम, जिसे हम बाद में शाहजहां के नाम से जानते हैं, उसके विद्रोह का दमन मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। इसी विद्रोह के समय खुर्रम उदयपुर स्थित पिछोला झील के जगनिवास और जगमहल में रुका था। जहांगीर के समय उसके पुत्र खुर्रम के विद्रोह के समय मेवाड़ शासक कर्ण सिंह ने ही शरण दी थी और बाद में शाहजहां शासक बनने के पश्चात इसी कर्ण सिंह को रिवॉर्ड भी प्रदान करता है। अपने इस सहयोग के लिए उसे सम्मान भी प्रदान करता है। मान सिंह ने अपनी बहन मानबाई का विवाह जहांगीर से किया और जोधपुर महाराजा गज सिंह को जहांगीर ने ही दलथम्मन की उपाधि दी थी, जैसा कि हम इस वीडियो के आरंभ में चर्चा कर चुके हैं। इसी के साथ बूंदी के राजा भोज ने अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर से करना इनकार कर दिया था और यहीं से हमें राजपूत मुगल संबंधों में पतन की बू आने लगती है। राजपूत मुगल संबंधों में गिरावट देखने को मिलती है। अगले महत्वपूर्ण शासक को हम देखें, शाहजहां। शाहजहां के राजपूतों से संबंधों को उनकी कट्टर मुसलमान संबंधी नीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। खुर्रम जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री भानमती या फिर जगत गोसाई का पुत्र था। कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण वह पूर्व में चली आ रही राजतिलक परंपरा को शाहजहां बंद कर देता है। इस परंपरा में किसी भी राजपूत राजा को मनसब या पद प्रदान किए जाते समय मुगल बादशाह उनको तिलक लगाता था। यह प्रथा पिछले सभी मुगल शासकों से चली आ रही थी, किंतु शाहजहां ने इस परंपरा को बंद कर दिया था। हालांकि हम शाहजहां में अपने पुत्र दारा शिकोर के उदार रवैये की झलक भी देखते हैं। शाहजहां ने कोटा को बूंदी से अलग करके 1631 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया था और कोटा को माधो सिंह को एक इनाम के रूप में प्रदान कर दिया था। इस इनाम देने के पीछे प्रमुख कारण यह था क्योंकि माधो सिंह ने शाहजहां की सहायता की थी। इसलिए शासक बनने के पश्चात बूंदी से अलग करके कोटा को 1631 में स्वतंत्र राज्य के रूप में माधो सिंह को इनाम के रूप में दिया जाता है। औरंगजेब और राजपूतों के संबंध की बात अगर हम देखें तो यहां से हमें मुगल राजपूत संबंधों का अंतिम अध्याय देखने को मिलता है, क्योंकि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और हिंदुओं के प्रति उसकी इसी कट्टरता ने राजपूत मुगल संबंधों को धराशायी किया। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की राजपूत विरोधी नीतियों के कारण आमेर के सवाई जयसिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ के अजीत सिंह के मध्य देबारी समझौता हुआ। इस तथ्य को हम गंभीरता से याद रखें। इसके अलावा जयसिंह को ही शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की और वहीं औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में यही मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी से 1665 में पुरंदर का समझौता करते हैं। जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। ये दोनों तथ्य काफी महत्वपूर्ण हैं। जहां जयसिंह प्रथम को शाहजहां मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करते हैं, वहीं जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब सवाई की उपाधि प्रदान करते हैं। महाराणा राज सिंह द्वारा उत्तराधिकार युद्ध में सैनिक सहायता किए जाने से खुश औरंगजेब ने शासक बनने पर राज सिंह को 6000 का मनसब और मांडल, जो कि भिलवाड़ा में है, उसकी जागीर प्रदान की थी। किंतु 1660 ईस्वी में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जो कि रूप सिंह की पुत्री थी, उससे विवाह संबंधी विवाद के कारण औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो जाता है। यही वो राज सिंह शासक जिसने 1674 ईस्वी में गिरवा के फाटक लगवाए थे अपने किले में और विजय कटकाटू की उपाधि प्राप्त की थी, और यह विजय कटकाटू उसकी सैनिक अभिव्यक्ति की प्रतीक थी। राज सिंह ने ही कांकरोली, जो कि राजसमंद में है, द्वारकाधीश और सिहाड़, जो कि नाथद्वारा में है, श्रीनाथ की मूर्ति
प्रतिष्ठापित करवाई। सामूगढ़ के युद्ध में जब उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था शाहजहां के पुत्रों के बीच में, उस सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह की पराजय के पश्चात मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं और इसी जय सिंह के समझाने पर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह भी पातशाह की सेवा में अर्थात औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। खालसा अर्थात केंद्रीय भूमि, केंद्रीय राजकीय भूमि। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह, जो कि जसवंत सिंह के वेद पुत्र थे, उनको शासक बनाने के लिए लगभग 30 वर्षों तक 1679 से 1709 ईस्वी तक संघर्ष करते हैं और बाद में अजीत सिंह को बहादुर शाह प्रथम द्वारा 1707 ईस्वी में शासक घोषित किया जाता है और मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम उसे मारवाड़ का शासक स्वीकारते हैं। दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हमें परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसी के साथ इसी दुर्गादास को राठौड़ वंश का उद्धारक भी हम कहते हैं। तो इन सभी तथ्यों के प्रकाश में हमने राजपूत मुगल संबंधों को देखा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी विषय सामग्री और हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं। अगर आपका सुझाव, आपका फीडबैक हमें प्राप्त होता रहेगा तो हम आपको विषय सामग्री में गुणवत्ता और अधिक दे पाएंगे। इसलिए हम आपके फीडबैक का लगातार इंतजार करते हैं। मुझे अपने लंबे प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुभव से यह बिल्कुल विश्वास है कि आप अगर इन तथ्यों के प्रकाश में अपनी तैयारी को रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इन तथ्यों के अलावा शायद ही आपको कोई परीक्षा में प्रश्न परेशान करे। तो इसी के साथ हमारा यह बिंदु राजपूत मुगल संबंध समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।